विधाता का न्याय। राधापुर के राजा भीमसेन के कोई संतान नहीं थी। राजा के 4 रानियां थे। वर्षों की प्रतीक्षा और अनगिनत प्रार्थनाओं के बाद आखिरकार चौथी रानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, मंगल गीत गाए गए, ढोल नगाड़े बजे और हर ओर उत्सव का माहौल था। पर इस हर्षोल्लास के बीच कोई था जो बिल्कुल भी खुश नहीं था। राजा की पहली 3 पत्नियां। वे वर्षों से निसंतान थीं और अब अपने पति और चौथी रानी की खुशी उनकी आंखों में खटक रही थी। ईर्ष्या और जलन से भरी, उन्होंने तय कर लिया कि इस नवजात राजकुमार को अपने रास्ते से हटा देना ही उनके दुख का अंत करेगा। तीनों रानियों ने एक कुटिल योजना बनाई। वे जानती थीं कि राजा भीमसेन ज्योतिष पर गहरा विश्वास करते हैं और अपने पुत्र की जन्म कुंडली बनवाने के लिए वे राज ज्योतिषी को अवश्य बुलाएंगे। यही वह मौका था जिसका इंतजार तीनों रानियों को था। उन्होंने राज ज्योतिषी को गुप्त रूप से अपने कक्ष में बुलाया। सामने रत्नों से भरा एक भारी थैला रखा और बोली, राज जोशी जी, ये सारे रत्न आपके हो सकते हैं, बस आपको हमारे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। राज जोशी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महारानियों, कैसा काम? एक रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब राजा आपसे राजकुमार की कुंडली बनाने के लिए कहें, तो आपको ऐसी कुंडली बनानी होगी जिसमें केवल बुरी बातें ही हों। राजा को लगे कि इस राजकुमार का भविष्य राज्य के लिए अशुभ है। कुछ ऐसा करो कि राजा राजकुमार को इस महल से बाहर निकाल दे। जोशी ने धन के लालच में तीनों रानियों की बात मान ली। राजा ने राज ज्योतिषी को महल में बुलाया और बड़े उत्साह से पूछा, जोशी जी, कृपया अपने ज्योतिष ज्ञान से हमें बताएं कि इस छोटे राजकुमार का भाग्य कैसा है। जोशी राजकुमार की ओर देखने लगा, जो अन्य बच्चों से थोड़ा बड़ा और वजन में भारी था। कुछ पल के लिए जोशी असमंजस में था, आखिर कैसे वह मासूम राजकुमार के बारे में ऐसा कुछ कहे जिससे राजा उससे घृणा करने लगे। लेकिन लालच का वश हो चुका था और जल्द ही उसकी आंखों में चमक आ गई। महाराज, जोशी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप हमेशा विजयी रहें। मैंने राजकुमार के भाग्य की पूरी तरह से जांच कर ली है, परंतु। राजा ने उत्सुकता और चिंता से पूछा, परंतु क्या? जोशी, जो कहना है साफ साफ कहो। हमें राजकुमार के भविष्य के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। जोशी ने अपनी आवाज को गंभीर बनाते हुए कहा, महाराज, राजकुमार बड़ा होकर बहुत बहादुर और मजबूत होगा। राजा की आंखों में चमक आ गई और वह मुस्कुरा उठा। ये तो बहुत अच्छी बात है। और बताए, राजकुमार का भविष्य कैसा है? जोशी की मुस्कान अब और भी खतरनाक हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन महाराज, राजकुमार के भाग्य में एक अजीब सी बात लिखी है। वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह खुद इस राज्य के लिए खतरा बन सकता है। उसकी शक्ति और महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाएगी कि वह राजा भीमसेन से ही दुश्मनी ठान सकता है। राजकुमार को किसी का भय नहीं होगा, न आपकी आज्ञा का, न किसी कानून का। राजा का चेहरा सहम गया। जोशी, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या इसका मतलब है कि हमारा अपना पुत्र ही हमारे लिए खतरा बन जाएगा? जोशी ने धीरे से सिर हिलाया, महाराज, कुंडली झूठ नहीं बोलती। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सितारों की भविष्यवाणी है। उसे इस महल से दूर रखना ही समझदारी होगी। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या वह अपने राज्य और भविष्य की रक्षा के लिए अपने ही पुत्र को महल से निकाल देगा, या क्या कोई और रास्ता बचा है? ये तो समय ही बताएगा। जोशी ने अपने शब्दों में और भी जहर घोलते हुए कहा, पर महाराज, राजकुमार केवल बहादुर ही नहीं बल्कि बहुत घमंडी भी है। आप चाहें तो उसे गोद में उठाकर देख सकते हैं, वह आम बच्चों से बहुत बड़ा और भारी है। राजा ने संदेह भरी नजरों से जोशी की बात सुनी और धीरे धीरे राजकुमार को गोद में उठा लिया। राजा के चेहरे पर अविश्वास की छाया मंडराने लगी। सच में, बच्चा वाकई उम्र से बड़ा और असामान्य रूप से भारी था। राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। जोशी,
राजा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, ये इतनी भी बुरी बात नहीं है कि तुम इसे बताने में हिचकिचा रहे हो। आखिर हर बच्चा अनोखा होता है। जोशी ने गहरी सांस लेते हुए गंभीर स्वर में कहा, महाराज, अभी असली और महत्वपूर्ण बात तो बाकी है। जब राजकुमार बड़ा होगा और उसे अपनी ताकत का एहसास होगा, तब वह आपकी बात नहीं मानेगा, बल्कि बगावत करेगा। राजा के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। जोशी, इसका क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहते हो? जोशी ने एक झूठी चिंता जताते हुए कहा, महाराज, इसका मतलब यह है कि राजकुमार जब अपने बल और शक्ति को पहचान लेगा, तब वह राजगद्दी के लालच में आकर आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा। और कहते कहते जोशी ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी ताकि राजा के मन में डर और बेचैनी और गहराई से उतर जाए। राजा की आंखें क्रोध और भय से लाल हो गईं। उन्होंने जोशी को बीच में ही रोकते हुए गरजते हुए कहा, बहुत हो गया, अब चुप रहो। राजा का गुस्सा आसमान छू रहा था। जोशी के शब्दों ने उसके मन को इतना विचलित कर दिया कि उसने तुरंत निर्णय लेते हुए आदेश दिया, राजकुमार को अभी मार दिया जाए। तभी अचानक पर्दे के पीछे से छोटी रानी दौड़ती हुई आई और राजा के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज कांप रही थी। महाराज, दया करें, ये हमारा पुत्र है, इसकी जान की भीख मांगती हूँ, इसे मत मारिए। राजा का दिल कठोर हो चुका था, लेकिन रानी के आंसुओं में एक मां की गुहार थी। क्या राजा अपने ही पुत्र को इस तरह मरने देगा? या क्या एक मां की ममता राजकुमार को बचा सकेगी? ये फैसला राजा को ही करना था और समय तेजी से बीत रहा था। राजा ने रानी के आंसुओं और ममता भरी गुहार को सुनकर राजकुमार के प्राण बचाने का विचार किया, परंतु उसके मन में राजकुमार को अपने राज्य में रखने का कोई स्थान नहीं था। उसने अपने सैनिकों को सख्त आदेश दिया, इस बालक को पकड़ो और राज्य की सीमा के बाहर दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दो। रानी ने घबराए आवाज में कहा, महाराज, वहां तो खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। हमारे बालक का प्राण वहां सुरक्षित नहीं रहेगा। राजा भीमसेन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, रानी, तुम्हारी इच्छा का मान रखते हुए हमने बालक के प्राण बचा तो लिए हैं, लेकिन उसे अपने राज्य में नहीं रख सकते। यह अंतिम निर्णय है। बेचारी रानी आंसुओं में डूबी धीरे धीरे अपने कक्ष में लौट गई। उसकी ममता चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अगले दिन प्रातःकाल सैनिकों ने राजकुमार को कपड़े में लपेटा और राज्य की सीमा के बाहर एक घने जंगल में ले जाकर एक बड़े वृक्ष के नीचे लिटा दिया। फिर वे वहां से लौट आए। मासूम राजकुमार बहुत देर तक चुपचाप लेटा रहा, लेकिन भूख और अकेलेपन से बेचैन होकर आखिरकार वह जोर जोर से रोने लगा। उसी समय उस जंगल के पास से एक चरवाहा गंगाराम अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। गंगाराम एक साधारण मगर दयालु इंसान था, जो अपनी पत्नी जमुना के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। जैसे ही उसने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी, वह चौकन्ना हो गया। ये आवाज कैसी है? जंगल में बच्चे का रोना। गंगाराम ने हैरानी से इधर उधर देखा और आवाज की दिशा में तेजी से बढ़ा। घने पेड़ों और झाड़ियों को हटाते हुए गंगाराम उस स्थान पर पहुंचा जहां राजकुमार कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा था। गंगाराम ने बच्चे को गोद में उठाया और उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों को देखकर उसका दिल पिघल गया। अरे, ये तो एक राजकुमार लगता है। कौन निर्दयी इसे यहाँ छोड़ गया? गंगाराम ने सोचा। बच्चे की भूख और रोने की आवाज गंगाराम के दिल को चीरने लगी। उसने राजकुमार को अपनी छाती से लगा लिया और जल्दी जल्दी अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ा। जमुना, देखो तो सही, भगवान ने हमें किस नन्हे फरिश्ते से मिलवाया है। गंगाराम की आवाज में खुशी और चिंता दोनों झलक रहे थे। क्या जमुना इस छोटे राजकुमार को अपना लेगी? क्या गंगाराम और जमुना उस बच्चे को इस कठिन परिस्थिति से बचा पाएंगे? ये देखना अब बाकी था, पर एक बात तो तय थी, इस जंगल ने एक नन्हे राजकुमार की किस्मत में नया मोड़ लाने का बीड़ा उठा लिया था। गंगाराम ने जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज सुनी,
वह तुरंत आवाज की दिशा में चल पड़ा। जल्द ही उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक चादर में लिपटा हुआ बेहद सुंदर और मासूम बच्चा लेटा हुआ था। गंगाराम ने उसे गोद में उठा लिया। बच्चे की मासूमियत ने उसका दिल छू लिया। वह तुरंत अपनी बकरी के पास गया और भूखे राजकुमार को बकरी का दूध पिलाया। बच्चे का नामकरण करते हुए उसने उससे बलवंत कहा, क्योंकि उसे लगा कि यह बच्चा खास है, बहुत ताकतवर और अद्भुत। दोपहर होते होते गंगाराम बलवंत को अपने घर ले आया। जब उसकी पत्नी जमुना ने बच्चे को देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह तुरंत समझ गई कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। गंगाराम ने जमुना को सारी बात बताई कि कैसे उसने जंगल में इस बच्चे को अकेला पाया था। जमुना ने बलवंत के महंगे कपड़े देखे और सोच में पड़ गई। गंगाराम, ये बच्चा किसी बड़े घराने का लगता है। इसके महंगे कपड़े बता रहे हैं कि इसकी कहानी साधारण नहीं है, जमुना ने चिंतित स्वर में कहा। गंगाराम ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ जमुना, हमें इसे साधारण कपड़े पहनाने होंगे ताकि कोई इसे पहचान न सके। यह अब हमारा बेटा है और इसे हमारी छांव में ही बड़ा होना चाहिए। जमुना ने बलवंत के महंगे कपड़े उतारकर उसे साधारण कपड़े पहना दिए ताकि कोई भी यह न समझे कि वह उनका अपना बच्चा नहीं है। इसके बाद बलवंत का पालन पोषण गंगाराम और जमुना के घर में होने लगा। जमुना को जल्द ही एहसास हुआ कि बलवंत साधारण बच्चों जैसा नहीं था। एक दिन वह बलवंत को गोद में लेकर बैठी थी। बच्चा उसकी उंगलियों से खेल रहा था, बड़ी मासूमियत से, मगर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जमुना को अपनी उंगलियां छुड़ाने में दिक्कत होने लगी। तभी उसे कोई काम याद आया और वह जल्दी से उठना चाहती थी। बलवंत, छोड़ दे बेटा, मुझे काम करना है, जमुना ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी उंगलियां छुड़ाने की कोशिश की, वह हैरान रह गई। बलवंत की नन्ही उंगलियों की पकड़ इतनी सख्त थी कि जमुना को अपनी उंगलियां छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ा। बलवंत की पकड़ इतनी मजबूत थी कि जमुना लाख कोशिश करने के बाद भी अपनी उंगली छुड़ा नहीं पाए। बच्चा अपनी मासूमियत में खेलते हुए उसकी उंगलियों को कसकर पकड़े रहा और जमुना की सारी ताकत भी बेकार हो गई। अंत में जब बलवंत ने खुद ही उसका हाथ छोड़ा, तभी जमुना की उंगली छूट पाए। जमुना ने जब ये बात गंगाराम को बताई तो उसने हैरानी से कहा, भाग्यवान, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। इसकी ताकत असाधारण है। तुम्हें इसका खास ख्याल रखना होगा और इससे ये भी सिखाना होगा कि असली बहादुरी अपने क्रोध पर काबू रखने में है। जमुना मुस्कुराई और बोली, अभी तो ये छोटा है, जब थोड़ा बड़ा होगा तब मैं इसे सब सिखा दूंगी। इस तरह राजकुमार बलवंत का पालन पोषण गंगाराम और जमुना के स्नेह में होने लगा। उनकी सादगी और प्यार ने बलवंत को हर वो खुशी दी जो शायद महल में भी उसे न मिल पाती। लेकिन क्या बलवंत की असाधारण ताकत और उसकी अनोखी कहानी कभी उजागर होगी? ये वक्त ही बताएगा। वक्त बीतता गया और जैसे जैसे बलवंत बड़ा होता गया, उसकी ताकत दिन ब दिन और भी बढ़ती गई। एक बार जंगल में खेलते हुए अचानक एक जहरीले सांप ने उस पर हमला कर दिया। बलवंत ने बिना डरे उसे अपने जूते के नीचे कुचल दिया। एक और घटना में जब एक भेड़िया उसकी बकरियों पर हमला करने आया तो बलवंत ने उसे ललकारा। भेड़िए ने हमला किया, लेकिन बलवंत ने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए भेड़िए के मुंह को अपने हाथों से फाड़ दिया और बकरी को बचा लिया। गंगाराम और जमुना दूर खड़े देख रहे थे और उनके दिल गर्व से भर गए। गांव के दूसरे लड़के बलवंत को उसकी लंबी कद काठी के कारण लंबू लंबू कहकर चिढ़ाते थे, पर बलवंत चुपचाप रहता, कभी पलटकर जवाब नहीं देता, क्योंकि जमुना ने उसे हमेशा समझाया था, बेटा, असली ताकत अपने गुस्से पर काबू रखने में है। जब तुम अपना क्रोध जीत लोगे तभी असली वीर कहलाओगे। एक दिन जब गंगाराम घर लौटा तो उसके साथ दो अजनबी यात्री थे। वे दोनों लंबे, मजबूत और योद्धा जैसे दिखते थे। उनकी कद काठी और चेहरे पर वीरता साफ झलक रही थी।
गंगाराम ने जमुना से कहा, जमुना, ये दोनों यात्री जंगल से गुजर रहे थे। मैंने इन्हें रात के लिए हमारे घर में ठहरने के लिए कहा है। यात्रियों ने गंगाराम का अभिवादन किया और विनम्रता से कहा, हम सिर्फ राहगीर हैं, लेकिन आपका स्वागत और दयालुता हमें बहुत अच्छी लगी। जमुना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमारे मेहमान हैं। हमें खुशी है कि आपने हमारे घर को चुना। बलवंत एक कोने में खड़ा था, उसकी नजरें उन दोनों यात्रियों पर टिक गईं। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये लोग साधारण नहीं थे, उनकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वे किसी खास मकसद के साथ आए हों। उनके पास अपनी तलवारें थीं, जो इस बात का संकेत थी कि वे निपुण योद्धा थे। गंगाराम और जमुना ने उन दोनों यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपने घर ठहराया। कुछ दिन गंगाराम के घर पर बिताने के बाद जाते समय यात्रियों ने गंगाराम से कहा, आपका बेटा बलवंत हमें बहुत खास लगा है। यह एक अनमोल हीरा है, जिसे यदि सही तरीके से तराशा जाए तो यह चमक जाएगा। अगर आप हमारी बात माने तो हम इसे युद्ध कला में निपुण बना सकते हैं। एक दिन ये राजा की सेवा में बड़े पद पर आसीन होगा। गंगाराम और जमुना ने एक दूसरे की ओर देखा। गंगाराम ने कहा, मुझे आपकी बात अच्छी लगी। हमारा बेटा ताकतवर तो है, लेकिन अगर उसे सही दिशा मिले तो वह बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। गंगाराम ने उत्सुकता से कहा, अगर आप इसे सिखाने के लिए तैयार हैं, तो हमें कोई ऐतराज नहीं। हमें गर्व होगा अगर हमारा बलवंत युद्ध कला में निपुण हो सके। यात्रियों ने गंगाराम और जमुना की सहमति पाकर बलवंत को युद्ध कला सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने बलवंत को तलवार चलाने, घुड़सवारी करने और अन्य सभी युद्ध कलाओं में पारंगत बना दिया। बलवंत दिन रात मेहनत करता और जल्द ही उसने सारी कलाएं सीख ली। उसकी निपुणता देखकर गंगाराम और जमुना का दिल गर्व से भर गया। कुछ ही दिनों में बलवंत ने वह सब सीख लिया जो कोई साधारण योद्धा सालों में भी नहीं सीख पाता। उसकी वीरता और कुशलता देखकर यात्रियों को महसूस हुआ कि बलवंत का भविष्य बहुत उज्जवल है। अब यात्रियों ने वहां से आगे की यात्रा पर निकलने का निर्णय किया। उन्होंने गंगाराम और जमुना से कहा, हम अब जा रहे हैं, लेकिन बलवंत को साथ लेकर जाना चाहते हैं। यह आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। गंगाराम और जमुना ने पहले तो एक दूसरे की ओर देखा, फिर उन्होंने बलवंत की आंखों में झांकते हुए कहा, बलवंत, हमने तुम्हें हमेशा अपने बेटा समझा और तुम्हारी खुशियों के लिए हमेशा सबसे बढ़कर सोचा। अगर तुम जाना चाहते हो और खुद को साबित करना चाहते हो, तो हमें तुम पर गर्व होगा। बलवंत ने गंगाराम और जमुना के पैर छूते हुए कहा, आप दोनों ने मुझे वह सब दिया है जो शायद किसी महल में भी नहीं मिलता। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। गंगाराम और जमुना ने अपने आंसू छिपाते हुए बलवंत को आशीर्वाद दिया। वे जानते थे कि यह विदाई मुश्किल थी, लेकिन बलवंत के भविष्य के लिए जरूरी भी। फिर बलवंत अपने दोनों गुरुओं के साथ घोड़े पर सवार होकर अपनी नई यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसके मन में एक ही लक्ष्य था, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना और अपनी असाधारण शक्ति और हुनर से दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना। कौन जानता था कि यह साधारण चरवाहे का बेटा एक दिन इतिहास रचने वाला था। तीनों चलते चलते राज्य की सीमा पार कर चुके थे। दोपहर हो चली थी और वे थक चुके थे, इसलिए थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। जिस जगह पर वे घोड़ों से उतरे, वह एक शाही बगीचा था जिसमें तरह तरह के खूबसूरत फूल और पेड़ लगे हुए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह राजा का बगीचा है। उन्होंने अपने घोड़ों को बगीचे के सबसे सुंदर हिस्से में एक बड़े पेड़ से बांध दिया और खुद पेड़ों की घनी छाया में लेटकर खर्राटे लेने लगे। उधर राजा अपने नए महल के निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए निकले थे। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे। बगीचे का दौरा करते हुए अचानक उनकी नजर उन तीनों यात्रियों पर पड़ी, जो वहीं लेटे हुए बेफिक्र होकर सो रहे थे। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने गुस्से में कहा, ये कौन लोग हैं जो हमारे शाही बगीचे में हमारी अनुमति के बिना आ घुसे?
ये कितनी गुस्ताखी है। सैनिकों, इन्हें तुरंत उठाओ और इनकी खबर लो। इन्हें पता चलना चाहिए कि राजा के बगीचे में यूं सोना कितना भारी पड़ सकता है। सैनिक तेजी से आगे बढ़े और उन तीनों के पास पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाए, उठो, उठो, तुम लोग कौन हो? यहाँ कैसे घुस आए? तीनों चौंक कर जाग गए। एक यात्री ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ? हमसे क्या गलती हो गई? सैनिक ने गुर्राते हुए कहा, ये राजा का शाही बगीचा है और तुम लोग बिना अनुमति यहाँ आकर सो रहे हो। राजा का आदेश है कि तुम लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया जाए। दूसरा यात्री बोला, हम अनजाने में यहाँ आ गए, हमें नहीं पता था कि यह शाही बगीचा है। कृपया हमारी गलती माफ कर दीजिए। लेकिन सैनिकों पर गुस्से का नशा चढ़ा हुआ था। उन्होंने उन्हें डांटते हुए कहा, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, चलो भागो यहाँ से। तीनों जब अचानक जागे तो उन्होंने खुद को सैनिकों से घिरा हुआ पाया। स्थिति को समझते ही उन्होंने अपने हथियार उठाए और सैनिकों को ललकारा। सैनिकों ने चेतावनी देते हुए कहा, हमसे लड़ना बेकार है। राजा के आदेश है कि तुम्हें पकड़कर उनके पास ले जाया जाए। अगर तुमने विरोध किया तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये सुनकर यात्रियों में से एक गुस्से से बोला, तुम्हें क्या लगता है हम डरे हुए हैं? हमसे लड़कर देखो। मैं एक बार में 5 सैनिकों का सिर कलम कर सकता हूं और मेरा मित्र 10 का। और हमारे तीसरे साथी की तो बात ही मत करो, वह एक बार में 50 लोगों का सिर मक्के के भुट्टो की तरह काट सकता है। ये कहते ही वे सैनिकों पर टूट पड़े। भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। राजा के कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। खून की बूंदें बगीचे की घास को लाल कर रही थीं। जो सैनिक बच गए वे जान बचाकर भागे और हौंफते हुए राजा के पास पहुंचे। डर और घबराहट से भरे सैनिक बोले, महाराज, ये लोग साधारण यात्री नहीं हैं। ये तो बेहद वीर योद्धा मालूम होते हैं। हमें इन्हें काबू करने के लिए पूरी सेना की जरूरत होगी। ये सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। उन्होंने तुरंत अपने घोड़े से उतरकर स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। जैसे ही राजा वहां पहुंचे, तीनों ने राजा की शाही पोशाक और उसकी गरिमा को देखते ही अपने हथियार नीचे रख दिए। बलवंत ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, हम अनजाने में आपके बगीचे में आ गए महाराज। हमारा मकसद किसी तरह की गुस्ताखी करना नहीं था। हम सिर्फ यात्री हैं और अगर हमने कोई गलती की है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। राजा की निगाह बलवंत पर टिक गई। उसकी गंभीरता, साहस और विनम्रता ने राजा को प्रभावित किया। राजा ने सोचा, ये लोग साधारण नहीं हैं। इनके पास ताकत भी है और मर्यादा भी। आखिर ये हैं कौन और ये यहाँ क्यों आए हैं? राजा की नजरें बलवंत की आंखों में अटकी रह गईं। दोनों की आंखों में एक अजीब सी समझ और सम्मान की झलक थी, जैसे वे एक दूसरे के अतीत और भविष्य को समझ रहे हों। पल भर में राजा को समझ आ गया कि आज की यह मुलाकात एक नई कहानी की शुरुआत हो सकती है। राजा उनके पास आया और गंभीर स्वर में पूछा, तुम तीनों कौन हो और कहां से आए हो? हमने तुम्हारी बहादुरी देखी है। सचमुच तुम सभी बहुत वीर योद्धा हो। इसके बाद राजा की नजर बलवंत पर गई और वह बोले, विशेष रूप से तुम नौजवान। तुमने हमारे कई सैनिकों को एक ही बार में हरा दिया है। हम तुम जैसे बहादुरों का सम्मान करते हैं। अपना परिचय दो। आखिर तुम हो कौन? दोनों यात्रियों ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हम आपके पड़ोसी राज्य के राजा की सेना के सैनिक हैं। हम यहाँ अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने आए थे, लेकिन हमारे साथ जो यह नौजवान खड़ा है वह बहुत ही शक्तिशाली है और अपनी योग्यता का सही स्थान चाहता है। यदि आप हमारी सलाह माने तो इसे अपनी सेवा में रखें। यह आपकी सेना का सबसे काबिल योद्धा साबित होगा। राजा ने गहरी सोच में पड़कर बलवंत को गौर से देखा। उसकी आंखों में जुनून और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। राजा ने कहा, हमारी सेना को हमेशा ऐसे योद्धाओं की जरूरत होती है। चलो मेरे महल चलो, वहां तुम्हारे लिए अच्छा इंतजाम होगा।
तीनों ने राजा का धन्यवाद किया और उनके साथ महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचने पर राजा ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया, इन दोनों यात्रियों की जांच करो। हमें इनके बारे में सब कुछ जानना है। ये सच में हमारे पड़ोसी राज्य के सैनिक हैं या कुछ और? गुप्तचरों ने बिना समय गंवाए उन यात्रियों की जानकारी जुटाई और वापस लौटकर राजा को बताया, महाराज, जो इन्होंने बताया वह बिल्कुल सच है। ये आपके पड़ोसी राज्य के ही सैनिक हैं और वहां इन्हें बहुत मान सम्मान मिलता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, हम सत्य को जानकर प्रसन्न हैं। बलवंत ने राजा को झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपका आभारी हूं। आप जैसे महान राजा की सेवा में आकर खुद को धन्य मानता हूं। राजा ने बलवंत की पीठ थपथपाई और बोले, तुम्हारी बहादुरी हमें बहुत भाई है। आगे चलकर तुम्हारे लिए हमारे राज्य में बहुत कुछ है। आज से तुम हमारे साथ हो। बलवंत की आंखों में एक नया जोश और आत्मविश्वास चमक उठा। उसका सफर एक नए अध्याय की ओर मुड़ चुका था और उसके भीतर की ताकत को अब सही दिशा मिलने वाली थी। राजा के संतुष्ट होने पर उसने बलवंत को सेनापति के रूप में अपनी सेवा में रख लिया। बलवंत ने अपनी कुशलता से कई युद्ध जीते, जिससे राजा उसकी बहादुरी से बेहद प्रभावित हुआ। एक दिन राजा ने अपनी तीसरी पुत्री के विवाह का ऐलान करते हुए कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह इस बहादुर सेनापति से करूंगा। इस घोषणा के बाद विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगीं। महल में धूमधाम का माहौल था। चरवाहे गंगाराम और उसकी पत्नी जमुना को भी महल में बुलाया गया। जब वे महल पहुंचे तो उन्हें पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया गया। राजा ने खुद उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपका बेटा अब हमारे राज्य का सेनापति है। हमें आपके परिवार पर गर्व है। ये सम्मान पाकर गंगाराम और जमुना दोनों के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य था। जब उन्हें ये पता चला कि उनके बेटे का विवाह राजकुमारी से होने वाला है, तो जमुना ने चिंतित स्वर में कहा, गंगाराम, हमें राजा को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। अगर राजकुमारी को बाद में पता चला कि बलवंत एक चरवाहे का बेटा है, तो वह हमारे बेटे का सम्मान नहीं करेगी। गंगाराम ने अपनी पत्नी की बातों पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने कहा, तुम सही कह रही हो जमुना, हमें पहले ही सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। इसलिए जमुना ने अपने पति को वापस गांव भेजने का सुझाव दिया ताकि वह राजकुमार के बचपन के कपड़े लेकर आए। उसने कहा, ये कपड़े राजकुमार की असली पहचान का प्रमाण देंगे। गंगाराम ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं जाकर कपड़े लाता हूं। राजकुमारी को जानने का हक है कि उसका होने वाला पति कहां से आया है। वह गांव की ओर चल पड़ा और उसके मन में एक मिश्रित भावनाएं थीं, गर्व, चिंता और अपने बेटे के भविष्य के प्रति उम्मीद। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसके मन में यह बात गूंजने लगी कि सच्चाई हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। उसे अपने बेटे बलवंत का भविष्य सुरक्षित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। गंगाराम और जमुना राजकुमार बलवंत के पहने हुए कपड़ों को लेकर राजा के पास पहुंचे। उनके दिल में एक अजीब सा डर था, लेकिन सच्चाई कहने की मजबूरी ने उन्हें साहस दिया। गंगाराम ने झुकते हुए कहा, महाराज, जिसे आप अपना दामाद बनाना चाहते हैं, वह वास्तव में हमारा बेटा नहीं है। जमुना ने आगे कहा, महाराज, हमें आपको पूरी कहानी बतानी है। ये कपड़े हमारे बेटे के हैं, जिसे हमने जंगल में पाया था। हमने उसे अपने तरीके से बड़ा किया है। उन्होंने राजकुमार के बचपन के कपड़े राजा के सामने रख दिए। राजा ने कपड़ों को ध्यान से देखा और उनकी आंखों में चौंकने की चमक आई। ये साधारण कपड़े नहीं हैं, राजा ने कहा। आपका बेटा निश्चित रूप से एक बड़े घराने का उत्तराधिकारी है। मैं शादी के अवसर पर आसपास के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजूंगा और इस बुढ़िया को ये कपड़े पहनाकर अपने महल में रखूंगा। गंगाराम और जमुना ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में चिंता और गर्व का मिश्रण था। फिर गंगाराम ने कहा, महाराज, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए।
हम अपने बेटे को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि यह सब हमारे लिए बहुत बड़ा है। राजा ने उन्हें रोकते हुए कहा, ये सच है कि मेरा होने वाला दामाद आपका बेटा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा किया है। वह आप दोनों को ही अपना माता पिता मानता है, इसलिए इस विवाह में आप दोनों का स्थान सर्वोपरि है। ये सुनकर गंगाराम और जमुना के दिल में राजा के प्रति और भी अधिक सम्मान जाग गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। वे जान गए थे कि बलवंत की पहचान और उसका भविष्य अब सुरक्षित है, और वे भी इस खुशी में शामिल हो सकते हैं। गंगाराम ने कहा, महाराज, आपका ये निर्णय हमें बहुत खुशी दे रहा है। हम हमेशा बलवंत के साथ रहेंगे, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तब चलिए इस खुशी को मनाने के लिए हम सभी तैयारियां करते हैं। यह विवाह एक विशेष अवसर होगा जो सभी को याद रहेगा। राजा की बातों से गंगाराम और जमुना के दिलों में नई आशा और गर्व की लहर दौड़ गई। राजा ने गंगाराम और जमुना को ध्यान से देखा और कहा, आप लोग मुझे रिश्तेदार ही समझें, लेकिन अपने बेटे के बारे में सच मत बताना। उसे मैं अपनी संतान के रूप में अपनाऊंगा। दोनों पति पत्नी ने राजा के इस दिलचस्प प्रस्ताव के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और फिर महल के उस हिस्से में चले गए जहां उनके रहने का प्रबंध किया गया था। आज राजकुमार बलवंत और राजकुमारी के विवाह में मोहल्ले के सभी राजा महाराजा और उनकी पत्नियां शामिल होने आए थे। दूर दूर से कलाबाज, बाजीगर और नर्तक बुलाए गए थे, जिनका प्रदर्शन मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। विवाह समारोह के बाद सभी को शाही दावत का निमंत्रण दिया गया। जब सभी लोग खाने के लिए पहुंचे, तो अचानक राजकुमार की मां, जो रानी थी, की नजर उस बुढ़िया पर पड़ी जिसे राजकुमार के बचपन के कपड़े पहनाए गए थे। बुढ़िया को देखकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर बुढ़िया के पास गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी। बुढ़िया के कपड़े उतारते हुए रानी ने कमीज को उल्टा कर दिया, जिसकी आस्तीन पर दो मुंह वाले शेर का निशान था। ये निशान उसके बेटे का था, जिसे उसने वर्षों पहले खो दिया था। रानी की धड़कन तेज हो गई। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले? ये मेरे बेटे के कपड़े हैं। राजा ने रानी के चेहरे पर चिंता और प्यार की झलक देखी। उसने तुरंत गंगाराम और जमुना को बुलाया और रानी से मिलवाया। तब गंगाराम ने पूरी कहानी बताई, कैसे उसने राजकुमार को एक जंगल में पाया और फिर उसे अपने घर ले जाकर पालन पोषण किया। ये सुनकर राजकुमार और सभी मेहमान हैरान रह गए। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि गंगाराम और जमुना राजकुमार के असली माता पिता नहीं थे। दोनों पति पत्नी ने राजकुमार को निहारते हुए आंखें बंद कर ली। उनकी भावनाएं एक साथ मिलकर एक गहन चुप्पी में बदल गईं। राजकुमार कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। उसके मन में कई सवाल दौड़ने लगे। अंततः उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मैं महल से जंगल में कैसे पहुंच गया। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जैसे वह सच्चाई की खोज में लगा हो। राजकुमार के असली माता पिता चुपचाप खड़े थे, एक अजीब से तनाव के बीच। तब राजकुमार ने फिर कहा, जब तक मुझे पूरी सच्चाई नहीं पता चल जाती, मैं आपको अपने असली माता पिता के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। उसके शब्दों में एक गहरा दर्द था। राजकुमार के असली पिता ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, रानी, आप मुझे बताएं, मुझे अपना अपराध बताने का साहस नहीं है। रानी ने गहरी सांस ली और बहुत धीमी आवाज में अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे लालच और भय के कारण उन्होंने अपने बेटे को छोड़ दिया था। राजकुमार अपने पिता के इस कठोर और स्वार्थी व्यवहार से बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने दिल की गहराइयों से महसूस कर रहा था कि उसके साथ अन्याय किया गया था। उसने अपनी मां को गले लगाया, उसकी आंखें भर आईं और वह रोने लगा। मां, उसने कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्यार करती थी, लेकिन ये सब कैसे हो गया? क्यों?
उसकी आवाज में एक ऐसी उदासी थी जो उसकी आत्मा को छू गई। लेकिन जब राजा भीमसेन ने उसे गले लगाना चाहा, तो बलवंत ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, नहीं महाराज, मैं आपका बेटा नहीं हूं। उसकी आवाज में गहरी नाराजगी और दुख था। मैं अपनी मां को दोषी नहीं मानता, क्योंकि आपने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। राजा ने निराश होकर सिर झुकाया और कहा, मेरे बेटे, तुम सही कह रहे हो। किसी ज्योतिषी से ताला बनवाना और उसकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करना उचित नहीं था। मुझे उस ज्योतिषी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे अपने बच्चे का भाग्य पता चल गया था। इसलिए मुझे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए थी। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। इसके बाद राजा ने रानी की ओर देखा और कहा, महाराज, आपने समय रहते मुझे अपने मासूम बच्चे को मारने से रोक लिया और मैं एक बड़ा अपराध करने से बच गया। इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अपने बेटे की ओर फिर से देखते हुए राजा ने कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें जीवित देखकर बहुत खुश हूँ और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक बड़ा अपराध करने से बचा लिया। मैंने तुम्हें फिर से अपने से मिलवाया है। तुम जहां भी रहो, खुश रहो। राजकुमार बलवंत की आंखों में आंसू थे और उसने खुद को मजबूत करते हुए कहा, महाराज, आप अपने लिए माफी मांगते हैं, लेकिन मैं माफी नहीं दे सकता। यह आप और आपकी ज्योतिषी की गलती है कि मैंने अपने बचपन को खो दिया। उसकी आवाज में तीव्रता थी, लेकिन साथ ही एक गहरी दयालुता भी थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि कोई भी परिवार के बिना नहीं होता। राजा भीमसेन के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। मैं समझता हूँ बेटा, मैं समझता हूँ, उसने कहा, लेकिन कृपया जान लो कि मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। तुम्हारी हर खुशी में, तुम्हारी हर मुस्कान में मेरी खुशी है। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अपने पिता को माफ करो या नहीं, लेकिन बेटा, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें राजगद्दी संभालनी चाहिए। मेरे लिए नहीं, बल्कि अपने राज्य और इसकी प्रजा की भलाई के लिए। उसकी आवाज में एक भावुकता थी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों को नम कर दिया। इसी बीच चरवाहा, जो ये सब देख रहा था, अपने आंसू को रोकते हुए अपने बेटे से बोला, बेटा, अपने पिता को माफ कर दो। बलवंत का दिल भर आया, उसकी आंखों में आंसू थे। बिना कुछ कहे उसने राजा को गले लगा लिया और अपनी भावनाओं को नहीं रोक सका। मुझे क्षमा करें पिता। उसकी आवाज में एक अद्भुत सच्चाई थी। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पिता और पुत्र का पुनर्मिलन देखकर सभी मेहमानों के चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ देर तक सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर राजकुमारी के पिता ने कहा, मैं यहाँ आए सभी मेहमानों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज बहुत खुशी का दिन है। आप सभी ने भोजन का आनंद लिया और अब हमें राजकुमार और राजकुमारी के विवाह का जश्न मनाना है। राजकुमार बलवंत ने अपनी दुल्हन को गले लगाते हुए कहा, आओ, हम अपने असली माता पिता के पास चलते हैं। इस बार उसके मन में कोई संदेह नहीं था। वह जानता था कि यह उसके जीवन का एक नया अध्याय है और उसके दिल में प्रेम और सम्मान का संचार हो रहा था। सभी ने खुशी से ताली बजाई और महल में उत्सव की धूम मच गई। राजकुमार और राजकुमारी ने अपने माता पिता के साथ मिलकर अपने नए जीवन की शुरुआत की, जिसमें प्रेम, एकता और नए सपनों का आगाज हो रहा था। लेकिन बलवंत अपने माता पिता को कभी नहीं भूला, जिन्होंने उसे हर मुश्किल समय में संजीवनी दी थी। उसने अपने महल के पास ही एक भव्य महल बनवाया, जिसमें चरवाहा गंगाराम और उसकी पत्नी जमुना के रहने की व्यवस्था की। आप मेरे असली माता पिता नहीं हो सकते, उसने एक दिन कहा, लेकिन आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। गंगाराम और जमुना ने उस महल में कदम रखा और उनके दिल में अपार गर्व और खुशी थी। बलवंत ने कहा, ये सब आपके प्रेम और त्याग का फल है। उन्होंने एक साथ भोजन किया, हंसी मजाक किया और सुख दुख साझा किए। वे सभी सुखी जीवन जीने लगे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष था। बलवंत ने अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी करने का प्रण लिया। वह उन्हें हर खुशी देने के लिए तत्पर था,
क्योंकि उसने सीखा था कि सच्चा प्रेम और परिवार का महत्व क्या होता है। तो प्रिय मित्रों, इस कहानी में विधाता का न्याय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राजकुमार बलवंत, जिससे उसके माता पिता ने अपने जीवन से निकाल दिया था, ने अपने पालन पोषण करने वाले चरवाहे और उसकी पत्नी को माता पिता का दर्जा दिया। विधाता ने समय के साथ उसे उसकी असली पहचान और उसके जन्म का सच बताया। राजा भीमसेन की गलतियों के बावजूद अंत में उन्हें अपने बेटे का पुनर्मिलन और सच्चाई का सामना करना पड़ा। ये सिद्ध करता है कि अंततः विधाता का न्याय सभी के साथ होता है और सच्चाई हमेशा सामने आती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय जगन्नाथ। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।